साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विनोद मिया और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। आज हम बीए और एमए लेवल का एक टॉपिक लेने वाले हैं अर्थशास्त्र में, और उस टॉपिक का नाम है खेल सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? खेल सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गेम थ्योरी। इसी को गेम मॉडल भी जाना जाता है और इसी को खेल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो विकास किया था अर्थशास्त्र के लिए, वो किया था प्रोफेसर जॉन वान न्यूमन। जॉन वान न्यूमन एक गणितज्ञ थे और दूसरे हुए हैं आर्थर मार्गन स्टन। ठीक है, तो इस प्रकार ये अर्थशास्त्री था, एक गणितज्ञ था। दोनों ने मिलकर खेल सिद्धांत का विकास किया। तो इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या क्या लिखा, किस प्रकार से सिद्धांत काम करेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944। इट मीन्स हुआ कि 1944 में ये किताब इनके द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें इन्होंने खेल सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो 1944 की बात हो रही है और हमारा देश हुआ स्वतंत्र 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये काम क्या हो गया था, 3 साल पहले हो गया था। तो किस मार्केट के लिए इन्होंने गेम थ्योरी, एक खेल सिद्धांत का विकास किया? इन्होंने किया अल्पाधिकार बाजार के लिए। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट के लिए किया गया। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो फर्में होती हैं, जो वस्तुओं को बेचने का काम करती हैं, सर्विस को बेचने का काम करती हैं, परस्पर प्रतिद्वंदी होती हैं। अर्थात एक दूसरे से क्या करती है, कंपटीशन करती हैं। ओके, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहती हैं, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। ओके, इसलिए आपस में क्या करती हैं, प्रतिद्वंदी होती हैं। ओके, मित्र नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि रियलमी चाहे मेरा फ़ोन ना बिके भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और दूसरी कंपनी का बिक जाए, अर्थात वीवो का खूब बिके, ठीक है, मुझे लॉस हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं चाहती हैं, बल्कि प्रत्येक चाहता है कि मेरी बिक्री ज़्यादा हो। रियलमी चाहेगा मेरी बिक्री ज़्यादा हो, अर्थात मुझे ज़्यादा लाभ मिले। रेडमी चाहेगा मुझे ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, वीवो चाहेगा, चाहे वो क्या है, वन प्लस का है, कोई भी है, तो सब अपनी बिक्री को बढ़ाकर एकदम लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है पारस्परिक निर्भरता, अर्थात जो फर्म मैंने आपको बताई फ़ोन के अंदर, तो ये क्या होती है, इनकी आपस में निर्भरता होती है। मतलब कोई भी डिसीजन अकेला रियलमी नहीं ले सकता है कि मैं, मेरा जो फ़ोन है एक रेंज का सभी का, मान लीजिए कि चाहे वो रियलमी का है, चाहे वो रेडमी का है, चाहे ओप्पो का है, चाहे वो पोको का है, चाहे वन प्लस का है। ओके जी, तो ऐसा नहीं कि एक तुरंत अपना दाम बढ़ा दे। ओके, तो ऐसा क्या होगा कि जो दाम बढ़ाएगा उसका फ़ोन हो जाएगा महंगा, और जिसका दाम वहीं स्थिर रहेगा वो हो जाएगा सस्ता। तो सस्ता ज़्यादा बिकेगा और जो भाव बढ़ाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। इसलिए निर्णय नहीं ले सकता अकेला। इसलिए हर जो कंपनी है दूसरे को देखती रहती है कि क्या क्या करने वाला है, उसी हिसाब से वो भी क्या करती है, अपनी वस्तु की रणनीति बनाती है बेचने की, जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो पारस्परिक निर्भरता होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो फर्में होती हैं, कीमत या लाभ अधिकतम केवल अपने हिसाब से नहीं करती हैं, लेकिन देखती क्या है, बाजार में अन्य जो फर्में हैं वो क्या क्या करती हैं, उसी हिसाब से इनका भी क्या होता है, लाभ डिसाइड होता है। ये कीमतें ये डिसाइड करते हैं वस्तु का, और परस्पर क्या होती है, प्रतिद्वंदी होती हैं आपस में। ओके, ये 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए खेल सिद्धांत है क्या पहले। अब खेल क्या है, जैसे मैं लेता हूँ क्रिकेट का खेल ले लेते हैं। ठीक है, या हम हॉकी का लेते हैं, फुटबॉल का ले लेते हैं, चाहे वो घर में गुल्ली डंडा खेलने वाला खेल है, और चाहे वो ताश का खेल है, और चाहे वो चेस का है। ओके, कोई भी खेल हो सकता है। तो प्रत्येक खेल में कम से कम 2 पक्षों का होना ज़रूरी है। मतलब 2 टीमों का होना कम से कम क्या है, ज़रूरी है। अब क्रिकेट का एक टीम भारत की है, तो भारत वाला अपने साथ तो खेलेगा नहीं, उसको दूसरी टीम चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, और चाहे वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो। ओके जी, तो कम से कम गेम खेलने के लिए 2 टीमों का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, या 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, कोई भी खेल है। ठीक है जी, जैसे टेनिस का है, तो तो कम से कम खेलने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो प्रत्येक क्या चाहता है, माना कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, किसमें, क्रिकेट में, तो भारत की क्या रणनीति रहती है कि मैं जीतूं। ठीक है, और पाकिस्तान की क्या रहती है, मैं जीतूं। तो जो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के क्या प्रतिद्वंदी है। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान ही क्रिकेट में प्रतिद्वंदी है। यदि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है या ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खेलता है, ये भी एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी है। हर कोई क्या चाहता है, खेल को जीतना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है, जैसे भारत ने क्या किया, जैसे टॉस हुआ मान लीजिए। ठीक है जी, अब भारत ने पहले चयन कर लिया कि मैं क्या करूँगा, बैटिंग करूँगा। तो भारत का क्या रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करूँ।
किसके सामने मारा? पाकिस्तान के सामने खड़ा करूँ। तो उधर विरोधी टीम पाकिस्तान का क्या रहेगा? जो बॉलिंग कर रही है, वो चाहेगा कि मैं भारत को कम से कम, ठीक है, स्कोर करने दूँ, जिससे कि बाद में जब मैं खेलूँ तो क्या करूँ? खेल को जीत सकूँ। तो इस प्रकार खेल भावना से यहाँ पर क्या की जाती है? जीत के लिए रणनीति बनाई जाती है। इसलिए इसका नाम गेम थ्योरी पड़ा है, क्योंकि इसमें रणनीति बनाई जाती है कि किस प्रकार से हमने गेम को जीतना है। ठीक है जी। लेकिन अर्थशास्त्र में यहाँ पर जीतना किसमें है? इसमें जीतना है कि भाई लाभ कौन-सी फर्म ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकती है, कि किस रणनीति के द्वारा, किस विधि के द्वारा, किस तरीके से वह अपने लाभ को बाज़ार में अधिकतम कर सकती है। तो खेल की सिद्धांत क्या है? यह एक रणनीति बनाने की विधि है। ठीक है, एक तरीका है, रणनीति बनाने की विधि है, या कार्य योजना बनाने की विधि है, या प्लान बनाने की योजना है, जहां हर खिलाड़ी में कौन आता है? आदमी है, कंपनी है, और चाहे वो देश है, यह सोचकर निर्णय लेता है कि सामने वाला क्या करेगा ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। इकोनॉमिक्स में क्या कहा जा रहा है कि एक रणनीति बनाने की विधि है, ठीक है, तरीका बनाना है कि सामने वाले को क्या करना है, कि नुकसान पहुंचाना है, और अपने को क्या करना है? फायदा पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर जो खेल सिद्धांत है, छोटी सी डेफिनेशन आ रही है कि जो खेल है वो एक रणनीति है, ठीक है, एक पद्धति है, एक विधि है, एक टेक्निक है, जिसके द्वारा जो अल्पाधिकारी है बाजार में, वो चाहता है कि मैं अपने अधिक मार्केट में अपना जो लाभ है उसको अधिकतम कैसे कर सकूं। और ये तभी हो सकता है कि जब वो ऐसी टेक्निक अपनाए, ऐसी विधि अपनाए कि दूसरे को क्या हो? लॉस हो। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये छोटी सी डेफिनेशन हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन आ रही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो खिलाड़ी है, यहाँ पे भी लेंगे कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। तो खिलाड़ी का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य बिंदु। तो खिलाड़ी कौन होगा भाई? खिलाड़ी में व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, देश भी हो सकता है। ओके जी। व्यक्ति में कैसे हो सकता है खिलाड़ी? कंपनी में कैसे हो सकता है? देश में कैसे हो सकता है? व्यक्ति में ले लेते हैं कि जैसे ऑनलाइन क्या कर रहा है हमारा इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैनल हैं। ठीक है जी। मेरा भी है, किसी और का भी है। ओके जी। तो प्रत्येक क्या चाह रहा है कि मेरा चैनल आगे बढ़े। ठीक है जी। मेरा चैनल आगे बढ़े। ओके जी। तो जिसके सब्सक्राइबर कम है वो चाह रहा है कि जिसके ज़्यादा है मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। तो वो क्या देख रहा है? वो कैसे पढ़ा रहा है, उसके पास क्या है? इस प्रकार से वो भी अपनी रणनीति बना रहा है आगे निकलने के लिए। ठीक है। अगला जो आगे बढ़ा है तो फिर और आगे वाले को देख रहा है। वो पीछे वाले पे नज़र नहीं डाल रहा है। हाँ, यदि पीछे वाला ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उस पे नज़र डालेगा कि कैसे पढ़ा रहा है, इसकी तरफ जो लोग हैं, जो व्यूअर है, वो कैसे आकर्षित हो रही हैं। तो फिर वह रणनीति बनाएगा, ठीक है, विधि बनाएगा, सोचेगा, ठीक है, कि जिससे मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है जी। कंपनी है, कंपनी ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स है और दूसरी है मारुति सुजुकी। ये दोनों कंपनियां हैं कार निर्माता कंपनी। ओके जी। तो टाटा मोटर्स है, ठीक है, और मारुति सुजुकी, ये क्या है? दोनों कार निर्माता कंपनी, कार बनाती हैं। तो खिलाड़ी में कंपनी भी हो सकती है। ठीक है जी। कंपनी में टाटा मोटर्स क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मैं कमाऊँ बाजार में। ठीक है जी। और मारुति क्या चाहती है? सुजुकी, कि मेरी कारें ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। ओके जी। इस प्रकार से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। जैसे मैंने पहले बात की कि एक दूसरे से क्या करती हैं? प्रतियोगिता करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं बाजार में, और हर कोई चाहता है दोनों में से कि प्रत्येक मेरा माल खरीदे, मेरी गाड़ी खरीदे। और जब गाड़ी ज़्यादा बिकेगी तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, उसका बेनिफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो खिलाड़ी में कौन हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है भाई। कि देश, भारत की रणनीति क्या रहती है कि निर्यात में, कि मेरा जो सामान है विदेशों में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। तो इधर से भारत रणनीति बनाएगा। ओके जी। उधर चीन का भी बेच रहा है भारत जैसा ही सामान, तो उसकी रणनीति अलग है। ठीक है जी। वियतनाम भी बेच रहा है। तो इस प्रकार से देशों की भी रणनीति होती है। जैसे हमने निर्यात में की, व्यापार में किस प्रकार से हमारा निर्यात बढ़े, तो भारत क्या चाहेगा? मेरा बढ़े। ठीक है। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? वियतनाम को भी देखना पड़ेगा, चीन को भी देखना पड़ेगा। ओके। और चीन वाला क्या करेगा? वियतनाम को भी देखेगा, भारत को भी देखेगा। तो इस प्रकार से इसी हिसाब से अपनी क्या करेंगे? वो रणनीति या नए नए बाजार खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वह अधिक से बाजार में मुनाफा कमा सके। तो खिलाड़ी का मतलब क्या है? इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, देश भी हो सकता है। दूसरा है रणनीति। रणनीति क्या है? प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना। अर्थात जब बाजार में कोई वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो खिलाड़ी है उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं कि जिससे वो अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। ठीक है। लेकिन वो सभी विकल्पों को एक साथ यूज नहीं कर सकता है, सभी हथियारों को एक साथ नहीं चला सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो कि न्यूमन और मॉर्गनस्टर्न ने बताया है कि क्या विधि हो सकती है? कीमत में परिवर्तन कर सकते हैं,
उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है, विज्ञापन व्यय को बढ़ाया जा सकता है या उत्पादन में विभिन्नता लाना। ये 4 जो मेथड हैं, इसमें से एक विधि का एक समय विशेष पर एक खिलाड़ी क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। ओके जी। ये है वो रणनीति की विधियां, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार के हिसाब से जो कि इसके प्रतिपादक रहे हैं उन्होंने बताया है। ओके जी। जब रणनीति बन गई, ओके जी, अब आता है परिणाम। परिणाम का अर्थ क्या होगा? चुनी गई रणनीति से प्राप्त लाभ या हानि। जो रणनीति अपनाई गई, ठीक है, अब उससे क्या मिला? यदि ज्यादा माल बिका, ओके जी, तो लाभ होगा। कम माल बिका तो हानि होगी। कैसे होगी? कि जैसे टाटा मोटर्स है और मारुति सुजुकी है, ठीक है जी। अब टाटा मोटर्स की ज्यादा कार बिकती हैं तो इसको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है जी। और इसकी कम बिकती है तो इसको घाटा होगा। ओके। या हो सकता है इसकी ज्यादा बिकें तो इसको लाभ होगा, ठीक है। और इसकी कम बिकें तो इसको घाटा होगा। तो बाजार में जो हिस्सेदारी है, ठीक है जी, जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। किसमें? जब परिणाम आएगा। पहले खिलाड़ी होगा, खेल खेलेगा, अर्थात बेचने का काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है जी, प्रोडक्ट बेचने की रणनीति बनाएगा। उसके बाद जब उसका माल बिकेगा तो वो उसका परिणाम होगा, वो लाभ या हानि के रूप में होगा। ओके जी। अगला आता है संतुलन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बात की जाती है संतुलन की, ठीक है, कि अंत में संतुलन पे आना है, ठीक है। आगे पीछे चलते रहेंगे, लेकिन एक स्थिति जरूर आएगी कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम क्या है? संतुलन ऐसी स्थिति कि जहां पर कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अतिरिक्त लाभ नहीं कमा सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी खिलाड़ी, और खिलाड़ी का मतलब यहां पर हमारा क्या है? तो व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकता है, देश हो सकता है। कंपनी का मैंने यहाँ पे उदाहरण दे दिया आपको कि मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो दोनों के लिए एक स्थिति ऐसी बनेगी कि चाहे ये है और चाहे ये है, कि रणनीति यदि बदलता है दोनों में से कोई भी, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसको भी आपको यहाँ पर भी समझाया जाएगा किस प्रकार से उसको लाभ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो अपना खोपड़ा भी क्या कर दे, फोड़ दे, उसके बाद कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है जी। अब इसको एक और अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे तो मैंने टाटा मोटर्स का आपका उदाहरण दे दिया। उदाहरण के लिए और समझते हैं कि माना 2 कंपनियां हैं बाजार में, ठीक है, और ये कंपनियां जो हैं स्मार्ट फोन बनाती हैं। कौन सा फोन बनाती हैं? स्मार्ट फोन, जिसको आप रखते हैं और आप भी स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। जिसने रखा फोन कौन सा? स्मार्ट फोन, वो भी स्मार्ट बन गया, ठीक। एक है रियलमी और दूसरा है सैमसंग। ये 2 कंपनियां क्या करती हैं? बाजार में फोन बेचने का काम करती हैं। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझना है कि गेम थ्योरी किस प्रकार से काम करेगी यहाँ पर, कि देखो एक बाजार है, माना भारतीय बाजार है, ठीक है जी। अब दोनों कंपनियां क्या करती हैं कि भारतीय बाजार में एक ही टाइम पे, मतलब ये मान लेते हैं कि वह सितंबर में दोनों एक साथ फोन को क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं, ठीक है। बाजार में बेचने का काम करते हैं, रियलमी भी और सैमसंग दोनों एक साथ लॉन्च करते हैं। तो दोनों को किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है? यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन है एक साथ लॉन्च करने पर क्या होगा? इसने भी लॉन्च किया और सैमसंग ने भी लॉन्च किया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो लाभ कम होगा क्योंकि कुछ इसको खरीदेंगे और कुछ क्या करेंगे? इसको खरीदेंगे, क्योंकि दोनों ने मार्केट में एक ही महीने में इसको लॉन्च किया है, ठीक है जी। तो दोनों के लाभ बढ़ जाएंगे। ओके जी। कुछ लोग क्या कहेंगे? रियलमी को खरीदेंगे और कुछ क्या करेंगे? सैमसंग को खरीदेंगे। पहला देखिए, तो दोनों का लाभ कम होगा। ओके जी। अगला है, पहले रियलमी यदि क्या करता है? रियलमी पहले लॉन्च कर देता है, ठीक है जी। उस समय सैमसंग को पता नहीं है कि रियलमी क्या करने वाला है। तो रियलमी ने देखा कि भैया बाजार में इस समय सही समय है और कोई लॉन्च करने वाला नहीं है, तो उसकी रणनीति की पहले मैं लॉन्च कर दूं, ठीक है जी, पहले मैं उसको बाजार में उतार दूं। तो यदि पहले रियलमी क्या करता है? बाजार में लाता है, तो लाभ क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। लाभ किसका होगा? रियलमी का ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय आदमी के पास या जो ग्राहक है उनके पास रियलमी ही उनके पास है, अगला विकल्प सैमसंग का उनके पास नहीं है, तो इसको लाभ होगा, ठीक है। अगली स्थिति क्या है? तीसरे नंबर पर बाद में सैमसंग करता है, अर्थात रियलमी ने क्या करते हैं? सितंबर में कर दिया, ठीक है जी, और ये करता है इसको दिसंबर में। तो क्या होगा कि अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो रियलमी का फोन खरीद चुके होंगे, ठीक है, और सैमसंग बाद में आता है, तो बाद में आने वाला जो सैमसंग है उसका लाभ कम होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसकी फोन बिक्री कम होगी, क्योंकि पहले लाभ कौन उठा चुका है? रियलमी उठा चुका है। ओके जी। तो ऐसी स्थिति में अब सैमसंग के पास क्या विकल्प बचता है? अब वो क्या रणनीति अपनाए कि इसका बाजार मेरे पास आ जाए, ठीक है, मेरे फोन ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये कर सकता है कि रियलमी का जो फोन है उसमें क्या क्या फीचर है भाई, ठीक है, उसको देखेगा। तो वो यदि उसमें नया ऐड कर दे फीचर, ठीक है, कुछ नए फीचर
ऐड कर दे तो अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। ठीक है, यदि उसका कैमरा रियलमी का कैमरा माना कि ये कितने का है, 30 मेगापिक्सल का है, तो जाके अगला वाला उसको 48 कर सकता है, ये ज़्यादा भी कर सकता है। ओके जी, या ये उसकी रैम भी बढ़ा सकता है या रोम भी बढ़ा सकता है। ठीक है जी, या मोबाइल का साइज बढ़ा सकता है, उसको स्लिम कर सकता है, मतलब कई चीज़ें हैं उसके पास। रणनीति जिसे कहा जा रहा है, जिसे खेल कहा जा रहा है, क्योंकि खेल क्या एक रणनीति है कि जिससे कि उसको अर्थात सैमसंग को इससे आगे निकलना है तो अपने फीचर ऐड कर सकता है। तो इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, सैमसंग कुछ विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन करके अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपनी रणनीति बनाएगा। तो जैसे उसकी बिक्री बढ़ेगी सैमसंग की, तब तो रियलमी को पता चलेगा, अरे मेरा मार्केट घटने लग गया, तो फिर ये भी करेगा ऐसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्या चलता रहेगा, कंपटीशन लगातार चलता रहेगा। यहाँ पे कहा मैंने संतुलन की ऐसी स्थिति कि जहां पर कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति, ठीक है, बदलकर अतिरिक्त लाभ नहीं कमा सकता है। ओके जी, एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जहां पर वो चाहे भी एक, ठीक है, कि मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है जी, और मुझे बेनिफिट बढ़ जाएगा मेरा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। किस प्रकार से नहीं बढ़ेगा, इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पे उदाहरण ले रखा मेरा टी, ये टाटा मोटर्स, और एम फॉर है मारुति सुजुकी। ठीक है जी, टाटा मोटर्स क्या करती है, एक कार लॉन्च करती है, ठीक है जी, और मारुति भी क्या करती है, सुजुकी कंपनी एक कार लॉन्च करती है। ओके जी, सेम टाइम में। तो देखो, टी फॉर टाटा मोटर्स हो गया, एम फॉर मारुति सुजुकी हो गया। एक विकल्प क्या है कि टाटा मोटर 10 लाख, एल लिखा है ना, तो एल फॉर है लाख। टाटा मोटर्स अपनी कार लॉन्च करती है, बाजार में उतारती है बेचने के लिए 10 लाख में, और उसी समय क्या करती है कि मारुति सुजुकी अपनी कार लाती है 6 लाख रुपए में। ठीक है जी, 6 लाख रुपए में। तो जो ग्राहक है इसकी प्राइस देगा, इसका 10 लाख रुपए, इसका 6 लाख रुपए। ठीक है, और दोनों के फीचर लगभग लगभग क्या है, समान है। तो क्या होगा कि 10 वाला महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो मारुति सुजुकी की बिक्री बढ़ जाएगी। मारुति सुजुकी की बिक्री बढ़ेगी तो इसको लाभ होगा, लेकिन इधर टाटा मोटर को हानि होगी। पहला विकल्प। ओके, दूसरा क्या है बी पर, कि दोनों क्या करते हैं, कंपनियां 8 लाख, टाटा मोटर्स की कार भी है, इसकी कार भी, ठीक है, 8 लाख की है, दोनों की बराबर है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास दो ऑप्शन आ गए, इसको भी खरीद सकता है, इसको भी खरीद सकता है। तो दोनों एक ही साथ लॉन्च होती है, तो व्यक्ति क्या करेगा, इनका बाजार बढ़ जाएगा। ठीक है, 50% इसके पास आ जाएगा मान लीजिए, और 50% इसके पास आ गया, तो बराबर लाभ होगा इनका, क्योंकि दोनों का प्राइस क्या है, सेम है। तो व्यक्ति इसको भी ले सकता है, मारुति सुजुकी की कार को भी ले सकता है, इसकी कार को भी ले सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है जी, तीसरा क्या है सी पर, कि टाटा मोटर्स क्या करता है, अपने कार के मूल्य को घटा देता है, वो 7 लाख रुपए कर देता है। ठीक है जी, और मारुति सुजुकी 10 लाख रुपए कर देती है। तो फिर ग्राहक क्या होगा, मारुति सुजुकी का ग्राहक आएगा इधर टाटा मोटर्स की कार को लेने के लिए, क्योंकि 7 लाख रुपए मिल रही है, उसका दिमाग खराब थोड़ी है कि वह 10 लाख रुपए खर्च कर दे। तो ऐसी स्थिति में 7 लाख में टाटा मोटर्स को लाभ होगा, और 10 लाख वाले इसको हानि होगी। ओके जी, अब इसका पास अंतिम विकल्प है ये वाला संतुलन का, कि जब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्या कर रहा है, प्राइस घटा रहा है, ठीक है जी, तो अगले का जब महंगा हो जा रहा है कि उसका प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइस घटाते बढ़ाते रहेंगे तो इनमें वार चलता रहेगा। अब सॉल्यूशन क्या है कि यदि ये क्या करें, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोएलिशन कर लें, एक सहयोगी संगठन बना लें। हमेशा करते हैं भाई, बाजार में हमारी कार की काफी डिमांड है, और हम दोनों मिलकर एक प्राइस क्या करते हैं, उच्चतम प्राइस सेट कर लेते हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर बात बनाई कि देखो भाई, हमेशा करते हैं कि जो कार बेचेंगे हम, चाहे तुम्हारी हो और चाहे हमारे टाटा मोटर्स की हो, चाहे मारुति सुजुकी, इन दोनों कंपनियों ने आपने आपस में गठबंधन कर दिया। ओके जी, कि हम इस प्रकार की जो कार अभी वर्तमान बिक्री है इसको 12 लाख रुपए में बेचेंगे। तो दोनों का प्राइस, इसने भी 12 लाख कर दिया, इसने भी 12 लाख कर दिया। तो तब व्यक्ति के पास विकल्प क्या है, व्यक्ति देगा टाटा मोटर्स से 12 लाख, ठीक है जी, मारुति सुजुकी भी क्या है 12 लाख। तो 12 लाख 12 लाख ये अधिकतम लाभ देगा दोनों फर्मों को या दोनों कंपनियों को, क्योंकि अब ग्राहक के पास विकल्प नहीं है कौन सस्ता है, ठीक है जी, और कौन महंगा है, क्योंकि दोनों ने सेम प्राइस कर दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों कंपनियों को जहां पर अधिकतम लाभ है, उदाहरण में ये 12 लाख का हो रहा है, तो ऐसी स्थिति इनके लिए संतुलन की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये तीन जो ऑप्शन है इसमें ये क्या करेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, कभी किसी को लाभ किसी को हानि, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो संतुलन के लिए है कि उनके द्वारा निर्णय आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करना, प्रतिद्वंदी न बनकर आपस में बात करें और एक उच्चतम प्राइस डिसाइड कर लें। तो इस प्रकार से 12 और 12, ठीक है, तराजू के दोनों पलड़े क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही कहलाता है संतुलन। अब ऐसी स्थिति में ऐसा तो है नहीं है
कि ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अतिरिक्त लाभ नहीं कमा सकता है। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है जी। अब इसकी जगह इसका 12 लाख है, ये 13 लाख करता है ऊपर जाके, ठीक है जी। तो फिर इसका सस्ता हो जाएगा और इसका महंगा हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा ही नहीं, ओके जी। तो इस प्रकार से जब इनको एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलेगा तो ये संतुलन की स्थिति होगी, जहां पर दोनों दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बातें रहेगी हमने, खिलाड़ी कौन है, रणनीति क्या होती है, ठीक है। रणनीति होती है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना जिससे कि वो अपनी बिक्री को बढ़ा सके, ओके। परिणाम क्या रहेगा कि जो भी रणनीति उन्होंने अपनाई इनमें से, ठीक है जी, इनमें से जो भी रणनीति अपनाई उसके बाद हो सकता है किसी को लाभ मिले, ठीक है। जिसकी बिक्री ज़्यादा होगी उसको लाभ मिलेगा और जिसकी बिक्री कम होगी उसको क्या होगा, हानि होगी, ठीक है जी। तो बाजार अलग अलग कंपनी के पास क्या होगा, उसका बंटवारा हो जाएगा, ठीक है जी। शेयर बट जाएंगे अलग अलग हिस्से में, ठीक है जी। ये संतुलन आ गया। इसमें बात कर लेते हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अल्पाधिकार के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक विधियां, जिसको हम रणनीति कह रहे हैं, ठीक है जी। रणनीति कह रहे हैं कि जिससे कि प्रत्येक फर्म चाह रही है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक विधियां बताई हैं, किसने बताई हैं, जॉन वान न्यूमन और आर्थर मॉर्गनस्टन, इन दो व्यक्तियों ने विधियां बताई हैं कि किस किस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, बाजार में बिक्री को अधिकतम किया जा सकता है। कौन कौन विकल्प हो सकते हैं खिलाड़ी के पास, तो उसने कहा कीमत में परिवर्तन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कीमत में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, घटा बढ़ाकर। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है जी, कि उत्पादन को बढ़ाएं या घटाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। विज्ञापन व्यय को बढ़ाना है, यदि किसी कंपनी को लगता है, जैसे ये कंपनी मान लीजिए, ठीक है, अभी टाटा मोटर पीछे चल रही है और मारुति सुजुकी आगे चल रही है मान लीजिए। तो टाटा मोटर्स को लगता है कि बाजार में मुझे लोग नहीं जानते हैं, तो क्या करेगा, विज्ञापन ऐड पर पैसा ज़्यादा खर्च करेगा और यूट्यूब पर देगा, फेसबुक पर देगा, टीवी पर देगा, अखबार पर देगा, बड़े बड़े होर्डिंग जो है बाजार में लगाए जाएंगे, पर्चे छापे जाएंगे, ओके जी। तो इस प्रकार से विज्ञापन पर यदि वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो जब लोग उसको जानेंगे तो उसकी कार की बिक्री भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। उत्पादन में विभिन्नता लाना, ठीक है जी। हमने टाटा मोटर का उदाहरण दिया, इसको लगता है कि इसकी कार, ठीक है जी, खूब बिक रही है, मेरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी कार में कुछ डिजाइन में चेंज कर सकता है या उसके इंजन को पावरफुल बना सकता है, ठीक है, उसमें क्या दे सकता है और अन्य फीचर ऐड कर सकता है। तो फिर क्या होगा, यदि वो उत्पादन में डिफरेंस लाता है तो उसकी बिक्री बढ़ सकती है। तो कुल मिला के 4 में से एक विकल्प का चयन किया जा सकता है, जैसे कि प्रोफेसर वान न्यूमन और आर्थर मॉर्गनस्टन ने किया। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय था खेल सिद्धांत का। किसका था, खेल सिद्धांत का। यहाँ प्रत्येक कंपनी जो है या देश है, ओके, या व्यक्ति है, वो खेल खेलता है, ठीक है, सामने वाले को देखकर अपनी रणनीति बदलता है कि किस प्रकार से मैं दूसरे को मात दूं, दूसरे को हराऊं, ठीक है जी, और मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पर मान लिया गया है कि यहाँ पर जो फर्में होती हैं वो क्या होती हैं, परस्पर प्रतिद्वंदी होती हैं, ठीक है, कि आपस में क्या उसका हर कोई लाभ लेना चाहता है, ठीक है। और अकेला ऐसे भी नहीं है कि पारस्परिक निर्भरता है कि अकेला मैं क्या करूं कि कार का दाम बढ़ा दूं, ठीक है जी। हमने टाटा मोटर्स ने कार का दाम बढ़ा दिया, 10 लाख की कार है, इसकी भी 10 लाख की है, ठीक है जी, इसने इसको 20 लाख कर दिया, ठीक है जी, मुझे बहुत फायदा होगा। मारुति सुजुकी ने सोचा, मतलब अकेले निर्णय ले लिया उसने, तो सारे इसके ग्राहक यहाँ भाग जाएंगे, ठीक है जी, इसको घाटा होगा। तो इसलिए इसके दाम के बिना, अर्थात इसकी कार को देखे बिना ये अपने दाम को नहीं बदल सकता है, ठीक है जी, ओके जी। ये अपनी कार के दाम को नहीं बदल सकता है क्योंकि मार्केट में कार बनाने वाली कंपनियां और भी हैं। तो अन्यों को भी ध्यान में रखकर जो प्रत्येक कंपनी होती है अल्पाधिकार के अंतर्गत, जो अल्पाधिकारी होते हैं वो अपनी रणनीति बनाते हैं कि जिससे कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ठीक है। और जिस विधि को अपनाते हैं उसे रणनीति कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है, रणनीति कहते हैं। तो इस प्रकार से अपनी एक तय समय में, एक निश्चित समय में अपनाई गई रणनीति जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है, उनका लाभ बढ़ता है, यही क्या कहलाता है, खेल कहलाता है। ओके जी, ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जो खेल सिद्धांत है, ठीक है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स पर कैसे आता है, लाभ धात्री सारणी पर इसको कैसे समझाया गया है, ये आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।